Myself, Dr. Ramesh Kumar Purohit, Assistant Professor in Basic PG College। आज एक बार फिर हम आप लोगों के लिए पार्ट 3 वर्चुअल वेबिनार बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वर्क ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी बेसिक पीजी कॉलेज। तो आज के इस वेबिनार की सहायता से मैं मेरे सहयोगी श्री सौरभ महात्मा के साथ में आप लोगों के साथ में द प्रोसीजर ऑफ माउंटिंग को शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आपके स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर तक विभिन्न प्रकार की जो कक्षाएं हैं वहां पर आपको ये माउंटिंग प्रोसीजर शेयर करना पड़ता है। तो किस प्रकार से हम आरोपण विधि के द्वारा अस्थायी और स्थायी स्लाइड्स तैयार करते हैं। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो बड़े आकार के जीव जंतु होते हैं उन्हें उनकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखकर अपन उनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के ग्रुप होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं उनका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करने के लिए हमें माउंटिंग प्रोसीजर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जहां हम ऐसे सूक्ष्म जीवों को इस प्रोसीजर की सहायता से पहचान कर और उनको अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी बनाते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ माउंटिंग में प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड्स जो हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो साथियों, स्लाइड्स को जो है नॉर्मली दो तरीके से तैयार किया जाता है। पहली विधि में अस्थायी स्लाइड तैयार की जाती है, जिसमें क्लास वर्क मटेरियल जो होता है वो कम समय तक जो है परिरक्षित रखा जाता है और उनके द्वारा जो भी आप पुस्तक या अंग लेकर जा रहे हैं उसमें स्लाइड्स जो है वो केवल कम समय तक परिरक्षित रहती है, इसलिए उसको अपन अस्थायी अभिरंजन विधि के अंतर्गत रखते हैं। जबकि दूसरी विधि जो होती है वो होती है स्थायी अभिरंजन विधि, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की अल्कोहल सीरीज से टिश्यू को गुजारने के पश्चात और स्टेनिंग प्रोसीजर से गुजारने के पश्चात स्थायी रूप से उसको प्रिजर्व करते हैं, ताकि लंबे समय तक वो अध्ययन की दृष्टि से आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध रहे। तो प्रोसेस ऑफ जो माउंटिंग जो है, जिसे हम कहते हैं कि स्थायी अभिनंदन विधि अगर काम में लेंगे तो उसके विभिन्न पद आप लोगों को पता होने अति आवश्यक है, जिसमें उसका सबसे पहला पद होता है किलिंग, यानी मारना। कि जो भी टिश्यू आप ले रहे हैं पर्टिकुलर उस एनिमल्स को आपको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा मारना पड़ता है, जिसके लिए हम नॉर्मली अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर इत्यादि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनको काम में ले सकते हैं। और यदि हम माइस को डाइसेक्ट कर रहे हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल डिसलोकेशन प्रक्रिया के द्वारा हम उसको किलिंग कर सकते हैं, ताकि उनके विसरल ऑर्गन्स में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और जो जानकारी आप लोग उससे प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। किलिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करने के पश्चात जो भी टिश्यू आपने कलेक्ट किया है या जो भी टिश्यू आपने उस प्रोसीजर से प्राप्त किया है उसे फिक्स करना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन। यानी पहला पद हुआ किलिंग और दूसरा पद हुआ आपके फिक्सेशन। फिक्सेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात वॉशिंग प्रक्रिया काम में ली जाती है, जिसमें हम उसे शुद्ध जल के द्वारा बार बार परिशुद्ध तरीके से उसको जो है टिश्यू को साफ किया जाता है। और वॉशिंग प्रक्रिया कंप्लीट होने के पश्चात आपके सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसीजर शुरू होता है स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग प्रोसीजर में हम दो तरह की विधियां काम में ले सकते हैं। यदि हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स का अध्ययन कर रहे हैं तो हम हीमेटॉक्सिलिन स्टेन को जो है वो काम में लेते हैं, और यदि हम साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस का जो है या ऑर्गेनेल्स का जो है अध्ययन कर रहे हैं तो हम इयोसिन अभिरंजक जो है वो काम में लेते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग जो है इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहले मेथड में हम सिंगल स्टेन मेथड काम में लेते हैं, जहां पर आपके पास अल्कोहल की एक निश्चित सीरीज होती है, जिसमें 30% अल्कोहल, 50% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, 90% अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% अल्कोहल, और साथ में आपके जो स्टेन आप काम में ले रहे हो पर्टिकुलर टिश्यू को पहचानने के लिए वो उसकी एक इस प्रकार से एक निश्चित सीक्वेंस बनाकर हम क्लास वर्क मटेरियल को काम में ले सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम डबल स्टेन प्रोसीजर, नॉर्मली कॉलेजेस में जो है डबल स्टेनिंग प्रोसीजर काम में लिया जाता है, जहां पर हम टिश्यू को सेलेक्ट करने के बाद हीमेटॉक्सिलिन स्टेन के द्वारा उसको स्टेन करके और बाद में उसे अल्कोहल सीरीज के गुजारने के पश्चात दूसरा स्टेन फिर वहाँ पर काम में लेते हैं और एक निश्चित सीक्वेंस लोगों से उनमें से गुजारने के पश्चात जो प्राप्त टिश्यू है उसे परमानेंट जो है प्रिपरेशन के लिए रख देते हैं। पहली विधि में हम ज़ाइलिन की सहायता से उसको गिल्सरॉस
लगाकर लास्ट में और उस पर कवर स्लिप लगाकर उस टिश्यू को केवल क्लास वर्क मटेरियल के हिसाब से, क्लास वर्क स्टडी के हिसाब से अस्थायी उसकी स्लाइड तैयार कर लेते हैं। और यदि यही स्लाइड हमें स्थायी रूप से तैयार करनी हो तो लास्ट प्रोसीजर में हम जो ग्लिसरीन के स्थान पर कैनाडाबॉलिज्म जो है वो काम में लेते हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे स्लाइड पे लगाकर उसे उस टिश्यू की जो है वो परमानेंट प्रिपरेशन कर ली जाती है। तो आज की इस कक्षा में मैंने आप लोगों के लिए एक अननोन टिश्यू जो अभी आप लोगों के लिए ज्ञात नहीं है तो उसे किस प्रकार से माउंटिंग प्रोसीजर से गुजारने के पश्चात हम उसको कैसे पहचानते हैं, मैं मेरे डिपार्टमेंट के श्री सौरभ महात्मा के साथ में मिलकर आप लोगों के साथ में इसकी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। तो देखिए मेरे पास ये पूरी सीक्वेंस है जो अल्कोहल सीरीज के रूप में मेरे पास प्राप्त है। ये इयोसिन स्टेन है और साथ साथ मैंने हेमेटॉक्सिन स्टेन भी जो है यहाँ पर अपने पास में ले रखा है। और एक सीक्वेंस देखिए आप लोगों के साथ मैंने यहाँ बना के रखी हुई है कि जिसमें 30% अल्कोहल, 50% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, इयोसिन, 19% अल्कोहल, 100% अल्कोहल, देन ज़ाइलिन और लास्ट में अगर परमानेंट स्लाइड बना रहे हैं तो डीपीएक्स के द्वारा उसको जो है परमानेंट माउंट करके और उसकी जो है स्थायी स्लाइड तैयार करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास आपके लिए अननोन जो आपका टिश्यू था उसको मैं कैसे आप लोगों के साथ में इसको जो शेयर कर सकता हूँ। इसमें से मैंने कुछ टिश्यू जो हैं ये आज क्लास में लिए यहाँ पर, और कुछ चयनित टिश्यूज़ को जो मैं है आपके इस अल्कोहल सीरीज से गुजारना चाहूँगा आप लोगों की अध्ययन की सुविधा के लिए कि हम पे दिया गया जो उत्तक है या जो एनिमल ग्रुप्स है वो क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसको 30% अल्कोहल में जो है वो छोड़ दिया है। लगभग 5 मिनट तक वेट करने के पश्चात उसे हम अगली अल्कोहल सीरीज 50% में चेंज करेंगे। तो जितना भी आपके सामने लगा हुआ है 30% में 5 मिनट, 50% में 5 मिनट, 70% में 5 मिनट, उसके बाद देन आपके जो इयोसिन ले रखा है उसमें लगभग 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इसको रखते हैं और उसके पश्चात वापस उस टिश्यूज़ को वापस 70% में लगभग 5 मिनट तक के लिए रखते हैं और उसके पश्चात उसे 17 से 19% अल्कोहल में लगभग 5 मिनट तक के लिए रखते हैं। फिर 19 से 100% अल्कोहल में उसे लगभग 10 मिनट तक के लिए रखते हैं और देन जब टिश्यू कंप्लीट डिहाइड्रेट हो जाता है तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के पश्चात ज़ाइलिन की सहायता से उसमें एक क्लीनिंग प्रोसेस जिसको अपन कहते हैं पारदर्शीकरण जिसमें आसानी से जो टिश्यूज़ में आ सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। तो ज़ाइलिन की सहायता से क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के पश्चात जो आपके परमानेंट उसका जो माउंट प्रोसीजर है, डीपीएक्स है चाहे ग्लिसरीन है, उसकी सहायता से स्लाइड पर उसको रख के और आप लोगों की उसकी जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है। तो देखते हैं 5 मिनट गुजरने के पश्चात हम इसको जो है लगातार इस अल्कोहल सीरीज से गुजारते हैं और दिया गया टिश्यू क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 30% अल्कोहल से अब टिश्यू लगभग 5 मिनट के पश्चात अब इसे मैं 50% अल्कोहल सीरीज में डाल रहा हूँ। लगभग 5 मिनट गुजरने के पश्चात अब मैं 50% सीरीज से टिश्यूज़ को 70% अल्कोहल सीरीज में डाल रहा हूँ और लगभग 5 मिनट तक वेट करने के पश्चात 5 मिनट वेट करने के पश्चात अब मैं टिश्यूज़ को स्टेन इयोसिन में लगभग 1 से 1.5 मिनट तक के लिए अपने इसको यहाँ छोड़ देते हैं। इयोसिन में ज़्यादा समय तक रखने पर उत्तक जो है वो गहरे काले नज़र आते हैं, तो हमें केवल बहुत अल्प समय के लिए लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए जो है इयोसिन में स्टेन प्रोसीजर के लिए अपने को रखना पड़ता है। 1 से 1.5 मिनट गुजरने के पश्चात मैं टिश्यू को वापस पुनः 70% अल्कोहल में लगभग 5 मिनट के लिए इसे फिर एक बार डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए यहाँ रख देता हूँ। 5 मिनट के पश्चात पुनः अब मैं इस टिश्यूज़ को जो है 19% की सीरीज में जो आपके जो अननोन जो आपके टिश्यू थे इनको यहाँ रख दिए और पूर्ण 5 मिनट होने के पश्चात अब इन अननोन टिश्यूज़ को मैं लगभग 10 मिनट के लिए एब्सोल्यूट अल्कोहल वाली सीरीज में लगभग 10 मिनट के लिए इसमें यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अल्कोहल सीरीज से गुजारने के पश्चात जो टिश्यू है
जब लास्ट अल्कोहल जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो अगले स्टेप में हम बाय द हेल्प ऑफ ज़ाइलिन जो क्लीयरिंग प्रोसेस जो है अब काम में लेने जा रहे हैं। तो क्लीयरिंग प्रोसेस में बहुत ही सावधानी पूर्वक जो टिश्यू आपके पास कंप्लीट डिहाइड्रेट होकर आया है उसे हम हमारी इस स्लाइड पे जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक स्लाइड्स पे जो है इन टिश्यूज़ को रखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा टिश्यू जो आप लोगों ने माउंटिंग प्रोसीजर से गुजारा है, एक बहुत अच्छा जो टिश्यू मुझे नग्न आँखों से नज़र आ रहा है, जिसको अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस पे कुछ बूंदें ज़ाइलिन की डाल रहा हूँ। और पहला अध्ययन जो है मैं अब इस पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़ाइलिन की कुछ बूंदें डालने के बाद माइक्रोस्कोप की सहायता से मेरे डिपार्टमेंट के श्री सौरभ महात्मा सर को पहचानने की कोशिश करने में आपकी सहायता करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री सौरभ महात्मा सर से कि आइए और इस दिए गए अननोन जो टिश्यू है इसको किस प्रकार से विद्यार्थी गण पहचान सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। So now we have found the ovum sac in the posterior side. जैसा कि सर बता रहे हैं, ovum sac will found in the posterior side of unknown tissue. And also we have found the 2 to 6 segments in abdomen regions. Approximately 2 to 6 segment will found in abdominal segments. And the presence of antenna and antennulae and the anterior side. It is a very basic, important knowledge that the presence of antenna and antennule, that we will easily can say that unknown tissue will be belong to the arthropods group. And this is the final female cyclops. श्री सौरभ महात्मा सर ने विशेष वांछनीय लक्षणों के आधार पर पहचान कर और आप लोगों के साथ में ये जानकारी शेयर की, और जहां उन्होंने बताया कि दिया गया जो अननोन टिश्यू था वो संघ आर्थ्रोपोडा का एक विशेष सदस्य साइक्लॉप्स के रूप में हम लोगों के सामने आया है। और इसकी जो आंतरिक जो संरचना होती है मैं मेरे डिपार्टमेंट के श्री सौरभ महात्मा सर के साथ में जो है मिलकर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो अभी जैसे सौरभ सर ने बताया कि ये जो अननोन टिश्यू था ये साइक्लॉप्स है जो संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। तो अब इस पर अपन गिल्सिन लगा के और इसकी स्लाइड जो किस प्रकार से इसको प्रिपेयर करते हैं, ये लास्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है इस पर स्लाइड्स रखनी पड़ेगी, जिसमें हम नीडल्स को भी जो है काम में ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 45 डिग्री एंगल पे हम इसको पकड़ के और स्लाइड्स को बहुत धीरे धीरे इस कवर स्लिप को स्लाइड पे लगा देते हैं। बहुत ही अच्छी स्लाइड एक तैयार हुई है। स्लाइड पे कवर स्लिप लगाते समय आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी प्रकार का एयर बबल जो है वो स्लाइड में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आपको जो टिश्यू को पहचानने में और उसका जो लंबे समय तक आपने प्रिपरेशन किया उसको जो आइडेंटिफाई करने में सावधानी हो सकती है। तो अब इसकी साइक्लॉप्स की कुछ विशेषताएं जो कि सौरभ सर आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। तो सौरभ सर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी बताने जा रहे हैं, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इसको अपने फाइल वर्क में भी नोट कर सकते हैं। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि साइक्लॉप्स जो है उसके अंदर हमने फाउंड किया कि इनके अंदर पाए जाने वाली ओवम सैक और इनमें पाए जाने वाली एंटेना एंटेन्यूली, ये इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं इनको। तो ये आर्थ्रोपोड के सदस्य हैं इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ इनमें पाए जाने वाले पेयर्ड अपेंडिजेस। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे के पूरे संधियुक्त उपांग इनके अंदर पाए जा रहे हैं, यही इनके अंदर विशेषता पाई जाती है जिनमें इनकी संख्या
यहाँ पर 5 जोड़ी होती है। इनमें से पिछले जो 4 होते हैं वो पिछली सतह पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर इनमें कॉर्डल फर्का का भी डेवलपमेंट करते हैं। तो देखो, जैसा कि सौरभ सर ने बताया कि इनके संधि युक्त उपांगों की सहायता से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं, और इनके जो एंटीन्यूल, जो एंटीरियर एंड पर जो पाए जा रहे हैं, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सर ने इसको बहुत ही आसानी से पहचान कर आप लोगों के साथ में इसकी विशेष जानकारी शेयर की है। सब फाइलम मैंडिबुलेटा के अंतर्गत इनके अंदर 3 और चीज़ें आती हैं, जिसमें बॉडी डिवाइडेड इन हेड रीजन्स, थोरासिक रीजन्स और एब्डोमेन रीजन्स। तो इनके अंदर स्पेशलिटी ये होती है कि इनका हेड और थोरैक्स मिलकर यहाँ पर सिफेलोथोरैक्स का डेवलपमेंट करता है, जो कि ये फर्स्ट पोर्शंस आपको दिखाई दे रहा है। एक और स्पेशलिटी इनके अंदर देखी जाती है, क्योंकि ये कॉपेपोडा के भी सदस्य हैं, और फैमिली कॉपेपोडी के अंदर इनके अंदर मीडियन आई प्रेजेंट होती है, जो नॉर्मली या तो ब्लैक रंग की या फिर रेड आई के रूप में यहाँ पर उपस्थित होती है। ज़्यादातर इसके अंदर रेड कलर की आई ही इनके अंदर देखने को मिलती है। इसी मीडियन आई की वजह से हम इसको यहाँ पर एक आइडेंटिकल्स के तौर पर पहचानते हैं। इनमें पाया जाने वाला फर्स्ट ये ओवम सैक, सेकेंड इनमें पाया जाने वाली मीडियन आई, एंटीना एंड एंटीन्यूली की प्रेजेंस, यही सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने ये सीरीज कंप्लीट की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही रुचिकर जानकारी श्री सौरभ महात्मा सर ने आप लोगों के साथ में शेयर की है। आगामी कक्षाओं में हम फिर एक नया वेबिनार आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।